सभी जानते ही हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स को सेल की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाए। और ये सेल्स वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसलिए हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ रिमूवल ऑफ वेस्ट भी साथ साथ होना ज़रूरी है। अब ये सप्लाई और रिमूवल वाली जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरेंस में पानी को बॉडी कैविटी के थ्रू अलाउ करने से होती है। और यही सेम प्रोसेस ह्यूमंस में होती है बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी के वो स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सारी एनर्जी और वेस्ट को सर्कुलेट और रिमूव करने का काम करते हैं। फ्लूइड्स में 3 चीज़ें आती हैं: ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ। ब्लड हमारी बॉडी का वो कॉमन फ्लूइड है जो हमारी बॉडी से एनर्जी सर्कुलेट करने का और वेस्ट रिमूव करवाने का काम करता है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, इन्हें ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। चलो अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक ऐसा स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है जो कि 90 to 92% वाटर, 6 to 8% proteins, 1.2% nutrients and gases and 0.8% of inorganic salts को इंक्लूड करता है। प्लाज्मा के 3 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज अल्ब्यूमिन्स, सेकेंड इज ग्लोब्युलेंस एंड द थर्ड वन इज फिब्रिनोजेंस। हर प्रकार का प्रोटीन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्ब्यूमिन्स जो होते हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं बाय ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द ब्लड। ग्लोब्युलिन बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और जो फाइब्रिनोजन होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं। और हम सब ने पढ़ा है कि प्लाज्मा में कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैट्स, जिनमें से 2 रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ट्रेस अमाउंट्स पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट। अब प्लाज्मा के सेकेंड कंपोनेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें 3 पोर्शंस होते हैं। नंबर 1 इज इराइथ्रोसाइट्स, 2 इज ल्यूकोसाइट्स एंड नंबर 3 इज प्लेटलेट्स। इराइथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स का 99% पोर्शन होता है और एडल्ट्स में ये बोन मैरो में बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। इतना ही नहीं, ये बाइकॉन्केव शेप के होते हैं और इनकी मैच्योर स्टेट में न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। अच्छा, ये तो सभी को पता होगा कि ब्लड में आयरन होता है जिसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। ये हीमोग्लोबिन हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करता है। और कम ऑन, सबको ये भी पता होगा कि इनका लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है, जिसके बाद ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसको हम ऑब्वियसली ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कह के बुलाते हैं। आरबीसी का काउंट हमारे ब्लड में कम होने से हमें एनीमिया हो सकता है। लेकिन अनलाइक एराइथ्रोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी कि WBCs, ये कलरलेस होते हैं और इनके पास न्यूक्लियस भी होता है। नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। अब जिनमें ग्रैन्यूल्स होंगे उन्हें हम ग्रैन्यूलोसाइट्स कहेंगे, जिनमें नहीं होंगे उन्हें ग्रैन्यूलोसाइट्स कहेंगे। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। आइए हम एक चार्ट देखते हैं जिससे हम WBCs में इन सब का कॉम्पोजिशन पता कर सकते हैं। हर एक सेल का हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं दोनों ही मिलकर फैगोसाइटिक सेल्स की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि फॉरेन सब्सटेंस को इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देना। वहीं हमारे जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस में रोल प्ले करते हैं।
बेसोफिल्स जो कि हमारे स्मॉलेस्ट WBC होते हैं वो सब्सटेंसेस सेक्रीट करते हैं जैसे कि हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। बाकी ल्यूकोसाइट्स के कंपैरिजन में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में डिवाइडेड होते हैं, जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन इम्यून रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, टी लिम्फोसाइट्स एबनॉर्मल और ट्यूमर सेल्स को अटैक करते हैं और हमारे बी लिम्फोसाइट्स फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं। फैक्ट टू बी टोल्ड, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 4000 से 11000 WBCs होते हैं। हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स का तीसरा एलिमेंट है प्लेटलेट्स, which are formed in bone marrow as tiny cell fragments called thrombocytes. 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ये ब्लड के अंदर करीब 7 से 10 दिन तक के लिए सर्कुलेट होती हैं, जिसके बाद ये स्प्लीन और लिवर के अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। प्लेटलेट्स के ग्रैन्यूल्स में कैल्शियम होता है जिसकी मदद से वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। लेकिन प्लेटलेट्स कैसे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं? आइए देखते हैं। क्लॉटिंग असल में एक ऐसा प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है जो कि इंजर्ड साइट पे होता है। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड जम जाता है जिसकी मदद से ब्लड लॉस नहीं होता। जो हमारी इंजर्ड ब्लड वेसल होती है वो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो कि प्लेटलेट्स को इंजर्ड साइट पे इकट्ठा होने में मदद करता है। अब ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट होती है वो बाकी के क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करती है। ये फैक्टर्स थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम के साथ मिलकर प्लाज्मा के इनएक्टिव क्लॉटिंग कंपोनेंट्स को एक्टिवेट करते हैं टू स्टार्ट अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। ये रिएक्शंस मिलकर इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। अब ये एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फिब्रिनोजन को एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। These insoluble fibrins form a mesh जिसमें डेड और डैमेज ब्लड सेल्स ट्रैप होते हैं ताकि ब्लड लॉस को रोका जा सके। ये मैश रेडिश ब्राउन दिखाई देता है जिसे हम क्लॉट या फिर कोगुलम कहते हैं, जो कि चोट लगने के 3 से 5 मिनट में बन जाता है। क्योंकि प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं तो इनका काउंट कम होने से हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी सीवियर ब्लड लॉस। नाउ ब्लड के अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट फ्लूइड्स होते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड तब बनता है जब वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कुछ अमाउंट में ब्लड कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मूव करते हैं। इसका कॉम्पोजिशन प्लाज्मा की तरह ही होता है और ये ब्लड और सेल्स के बीच एक मीडियम की तरह काम करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट। जब ये फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करता है तब हम इसे लिम्फ कहकर बुलाते हैं। लिम्फ एक ऐसा कलरलेस फ्लूइड है जिसके पास लिम्फोसाइट, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और प्रोटीन्स होते हैं। लिम्फ में लिम्फोसाइट बैक्टीरियाज और वायरसेस को फाइट करने में मदद करती है। It also plays a major role in the absorption of fat through lacteals in the interstitial villi, जहाँ absorbed fat lymphatic vessel में ड्रेन किया जाता है। lymphatic vessel का ये नेटवर्क जो lymph fluid को कलेक्ट करता है उसे lymphatic system कहते हैं। ये collected lymph fluid और absorbed fat blood में ड्रेन कर दिए जाते हैं at a structure called lymph node। और इसी तरह lymph, blood और इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिलकर हमारी बॉडी से एनर्जी और फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और वेस्ट का रिमूवल करते हैं। तो चलिए आपसे पूछते हैं, क्या आपको पता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है? अब ब्लड ग्रुप को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, जिसे हम कहते हैं RH एंटीजन। तो इसी बेसिस पे हमारे कार्ल एंड स्टाइनर अंकल ने ब्लड ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ABO ब्लड ग्रुप भी डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन A एंड एंटीजन B। वहीं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में इन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A, B, AB एंड O। अगर RBC की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसे RH पॉजिटिव कहेंगे, एब्सेंट होगा तो फिर हम उसे RH नेगेटिव कहेंगे।
क्या आप जानते हैं कि RH एंटीजन का नाम रीसस मंकी से लिया गया है, एज इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इट। एंटीजन्स को छोड़कर एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी ह्यूमन के प्लाज्मा में नेचुरली प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारे अंदर कौन सी एंटीबॉडी है कौन सी नहीं, ये तो बस हमारे आरबीसी पर कौन सा एंटीजन अटैच्ड है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनकी बॉडी में आरबीसी पर ए एंटीजन होता है, इसलिए उनके पास एंटी बी एंटीबॉडी होती है। और इसी तरह जो ब्लड ग्रुप बी वाले होते हैं उनके आरबीसी पर बी एंटीजन होता है और ए एंटीबॉडी होती है। वैसे ही ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उनके आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन्स होते हैं और उनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। लेकिन हमारे बेचारे ओ ब्लड ग्रुप वालों के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं होता, उनके पास एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों होती हैं। यही इन्फॉर्मेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। This is because specific antigens and antibodies present in the blood react and cause the clumping or agglutination of RBCs. और यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं। ब्लड ग्रुप मैचिंग तो बस एक जरिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि डोनर रेसिपेंट को ब्लड देने के लिए केपेबल है या नहीं। सबसे पहले हम रेसिपेंट की बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाल लेते हैं। जब हम ये ब्लड निकाल लेते हैं तब हम इसे क्लॉट होने के लिए रख देते हैं। जब ब्लड क्लॉट होने वाला होता है तो उसके ऊपर एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिस फ्लूइड को हम कहते हैं सीरम। फिर फाइनली हम उस सीरम को डोनर के ब्लड ग्रुप के साथ मिक्स कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि अग्लूटिनेशन हुआ या नहीं। अगर अग्लूटिनेशन होता है तो इसका मतलब डोनर रेसिपेंट को ब्लड देने के लिए इनकम्पैटिबल है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हो सकता। लेकिन वहीं अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि डोनर रेसिपेंट को ब्लड देने के लिए बिल्कुल कंपैटिबल है और ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग में हम किसका ब्लड ले सकते हैं, किसको ब्लड दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप O वाले लोग सभी ब्लड ग्रुप के लोगों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन रिसीव करने के लिए उन्हें O ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ही कॉन्टैक्ट करना होगा। वहीं AB ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल सभी से ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन डोनेट वो सिर्फ AB वाले को ही कर सकते हैं। और इसी वजह से ब्लड ग्रुप O वालों को हम यूनिवर्सल डोनर कह के बुलाते हैं, वहीं हम ब्लड ग्रुप AB वालों को यूनिवर्सल रेसिपेंट कहकर बुलाते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ABO ब्लड ग्रुपिंग के साथ RH ब्लड ग्रुप की मैचिंग भी ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर हमने गलती से भी कभी किसी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान का ब्लड RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दे दिया तो फिर उनकी RBC में RH एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अग्लूटिनेशन स्टार्ट हो सकता है। यही केस तब देखने को मिलता है जब एक RH नेगेटिव वुमन के पेट में RH पॉजिटिव फीटस होता है। Now we all know that this RH incompatibility results in a serious condition which is called as erythroblastosis fetalis. ज़्यादातर केसेस में पहला चाइल्ड जो कि RH पॉजिटिव होता है वो अफेक्टेड नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मदर और चाइल्ड दोनों प्लेसेंटा के थ्रू वेल सेपरेटेड होते हैं। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के दौरान थोड़ा सा RH पॉजिटिव ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, जब RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस पे जाकर अटैक कर देती हैं, which results in severe anemia, jaundice or even death of the fetus. Erythroblastosis fetalis can be prevented by injecting anti-RH antibodies commercially called RhoGAM into the RH negative body of mother immediately after the first delivery of the RH positive child. The circulatory system or cardiovascular system refers to the organs and blood vessels involved in the transport of blood throughout the body. Circulatory system दो टाइप का होता है, open type and closed type. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क्स में पाया जाता है। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ब्लड हार्ट से पंप होकर ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटीज़ में जाता है, जिन्हें हम साइनसेस कहते हैं। ये एक लार्ज ब्लड वेसल के थ्रू होता है जिससे सारे ऑर्गेनिजम्स ब्लड से नहा लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिट्स और कॉर्डेट्स में पाया जाता है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होने के बाद नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स के थ्रू टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है। हार्ट, जो कि ब्लड सर्कुलेशन का एक वाइटल ऑर्गन है, वो कार्डियक मसल से बना होता है।
It has various chambers which vary between animals. For example, fishes के पास 2 चैम्बर हार्ट होता है जिसमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। वहीं क्रोकोडाइल्स को छोड़कर सभी एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट इज 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। दूसरी ओर सभी क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। इनका ब्लड सर्कुलेशन अलग अलग चेंबर होने की वजह से अलग अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिशेज में हमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। सिंगल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए हार्ट से पंप होकर गिल्स के पास पहुंचता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज़ के पास पहुंचा दिया जाता है। दूसरी ओर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ से कलेक्ट करके हार्ट के पास वापस पहुंचा दिया जाता है। In this way, blood passes through heart only once during circulation, and hence this is called single circulation. Frogs और reptiles में incomplete double circulation पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स या गिल्स या फिर स्किन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम के पास जाता है। दूसरी ओर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज से राइट एट्रियम के पास पहुंचता है। लेफ्ट और राइट एट्रियम का ब्लड एक कॉमन वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है। Thus, the blood passes through the heart twice and gets mixed in the single ventricle during circulation, which is why we call it incomplete double circulation. Birds और mammals में double circulation पाया जाता है, in which oxygenated blood from lungs reaches the left atrium और deoxygenated blood body tissues से right atrium के पास पहुंचता है। दोनों एट्रिया का ब्लड उनके नीचे वाले वेंट्रिकल में जाता है, preventing the mixing of blood. और इसी तरह ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है, जिसकी वजह से हम इसे डबल सर्कुलेशन बुलाते हैं। ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द बॉडी टिश्यूज थ्रू अ सेट ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज। वहीं टिश्यूज का ब्लड हार्ट से ले जाने का काम वेन्स करती हैं। आर्टरीज वो लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से छोटे आर्टेरियोल्स में बदलकर कैपिलरीज से होते हुए टिश्यूज तक पहुंचाती हैं। ये कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके टिश्यूज से वेन्यूल्स के थ्रू लार्ज वेन्स में कन्वर्ज हो जाती हैं। आर्टरीज और वेन्स के फंक्शन करने में 2 एक्सेप्शंस भी हैं। That is, the pulmonary artery carry deoxygenated blood from heart to lungs, वहीं pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to heart. चलिए अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। The heart is about the size of our fist. ये थोरैक्स रीजन में लंग्स के बीच हल्का सा लेफ्ट की ओर टिल्टेड पाया जाता है। ये एक डबल वॉल मेम्ब्रेनस सैक से प्रोटेक्टेड होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। हम सब जानते हैं हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं which involve 2 atrias and 2 ventricles. एक पतली मस्कुलर वॉल जिसे हम इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं दोनों को सेपरेटेड रखती है। वहीं एक थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेटेड रखती है। A thick fibrous tissue called the atrioventricular septum separates the atria from the ventricles. हार्ट के चैम्बर में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जो 3 टाइप्स के वॉल्व से गार्डेड होती हैं। These helps allow the flow in only one direction. Tricuspid valve 3 muscular flaps और cusp से बना होता है जो right atrioventricular septum को गार्ड करता है। Bicuspid valve or mitral valve is made up of 2 muscular flaps and guards the opening of left atrioventricular septum. वहीं semilunar valves right ventricle और pulmonary artery की opening और left ventricle और aorta को गार्ड करते हैं। ये डायल बंद होने पर लब डब साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम हार्ट बीट के दौरान सुनते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पर पहला साउंड सुनाई देता है जो कि लब होता है। वहीं दूसरी ओर सेमिलूनार वॉल्व्स के क्लोज होने पर दूसरा साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि डब होता है। हार्ट के कुछ रीजन में एक स्पेशलाइज्ड मसल प्रेजेंट होती है जिसे हम नोडल टिश्यूज कहते हैं। पहला नोडल टिश्यू यानी कि साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम सैन भी कहते हैं, वो राइट एट्रियम के टॉप राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। हमारा दूसरा नोडल टिश्यू यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवीएन हमारे राइट एट्रियम के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास लोकेटेड होता है। नोडल टिश्यू का दूसरा सेट एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और एवी बंडल से शुरू होता है जो कि एवीएन से निकलकर एवी सेप्टम से होते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से निकलता है। फाइनली ये लेफ्ट और राइट बंडल में ब्रांच होकर माइन्यूट पुरकिंजे फाइबर में बदल जाता है और ये सारे फाइबर्स मिलकर बंडल ऑफ हिस बनते हैं। हियर
SAN can automatically generate about 70 to 75 action potentials और electrical impulses in a minute. ये action potential AV node और bundle of his की मदद से हार्ट के हर एक पार्ट में ट्रांसमिट होता है, जो कि हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और इसीलिए एक एवरेज हार्ट एक दिन में 72 टाइम्स बीट करता है. In some cases, the artificial pacemaker is used in heart patients suffering from heart problems related to SAN, जो कि नेचुरल पेसमेकर के बदले में आर्टिफिशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. Thus, the transmission of action potential to different parts of the heart is essential for blood circulation. हार्ट हमारी बॉडी का एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जो कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसके पास 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल. हम ये भी जानते ही हैं कि बर्ड्स और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है इसी 4 चैम्बर्ड हार्ट की वजह से. डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब हार्ट और हेड से टो तक के बॉडी टिश्यूज के बीच का सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड को लंग्स में ऑक्सीजनेट करके हार्ट को रिटर्न कर देता है. वहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को हार्ट से सभी बॉडी टिश्यूज में सप्लाई करता है और वेस्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज से वापस हार्ट के पास ले जाता है. न्यूट्रिएंट्स ब्लड में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू ऐड किए जाते हैं, जो कि इंटेस्टाइन और लिवर को सिस्टमिक सर्कुलेशन से कनेक्ट करता है. सिमिलरली ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरोनरी आर्टरी और कार्डियक वेन्स की होती है, जिसे हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो एक हार्ट बीट जनरेट होती है बाय द सिस्टली दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टली दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स. हार्ट बीट यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि रिपीट करते हैं टू फॉर्म अ कार्डियक साइकिल. ऑन एवरेज एक हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, यानी कि 72 कार्डियक साइकिल्स पर मिनट, जिसका मतलब है कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड लेती है. कार्डियक साइकिल चारों चैम्बर्ड के रिलैक्स स्टेट यानी कि जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट होती है. एट्रिया का प्रेशर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से वीना केवा और पल्मोनरी वेन से ब्लड फ्लो होकर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में राइट और लेफ्ट एट्रियम से एंटर करता है. सेमिलोना वॉल्व्स इस पॉइंट पर क्लोज्ड होते हैं, जिसके बाद सैन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इंड्यूस हो जाती हैं, फोर्सिंग मोर ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं ताकि वेंट्रिकल्स का ब्लड वापस एट्रियम के अंदर ना जा सके. यही एक्शन पोटेंशियल सैन से एवीएन की तरफ ट्रैवल करता है और वहाँ से पूरे बंडल ऑफ हिस की ओर मूव करता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन या सिस्टली एक्शन लेती है. साथ ही एट्रियल रिलैक्सेशन और डायस्टली एक्शन लेती है. डायस्टली की वजह से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के सेमिलूना वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, ड्यू टू विच द ब्लड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज पम्प्ड टू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा. Now this is followed by a ventricular relaxation or diastole, causing the closure of semiluna valves to prevent any backflow of blood from pulmonary artery and aorta to the right and left ventricles. इसी समय atrial pressure के वजह से tricuspid और bicuspid valves open हो जाते हैं और blood atria से ventricle में move करता है, जिसके बाद चारों चेम्बर्स अपने रिलैक्स स्टेट में यानी जॉइंट डायस्टली में आ जाते हैं. यही सीक्वेंस फिर रिपीट होता है जैसे ही सैन एक नई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ कार्डियक साइकिल. Cardiac output or efficiency of the heart is calculated using the volume of blood pumped by each ventricle per minute. Normally, एक ventricle around 70 milliliter blood per minute pump करता है, जिसे हम stroke volume भी कहते हैं. यानी cardiac output equals to the product of stroke volume and the number of beats per minute. एक healthy individual में cardiac output 5 लीटर per minute होता है, लेकिन हमारी बॉडी के पास ये वैल्यू इंक्रीज करने की एबिलिटी होती है, जो कि हम एक्सरसाइज के वक्त 4 to 5 टाइम्स बढ़ा सकते हैं और रेस्ट के टाइम नॉर्मल लेवल तक वापस डिक्रीज भी कर सकते हैं. इसका मतलब हम कार्डियक साइकिल पे कंट्रोल करके कार्डियक आउटपुट में चेंज ला सकते हैं, जो कि एक्शन पोटेंशियल के ट्रांसमिशन पे वर्क करती है. Our heart is called myogenic, which means originating from the muscles. हम कार्डियक आउटपुट को कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि नोडल टिश्यूज जो कि कार्डियक आउटपुट को इंड्यूस करता है, उन्हें ब्रेन का मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल करता है.
with the help of sympathetic and parasympathetic nerves of autonomous nervous system और the ANS। वहीं sympathetic nerves cardiac output को बढ़ाती हैं और parasympathetic nerves cardiac output को कम करके वापस normal state में लाती हैं। क्या आप जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर भी किया जा सकता है? इस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को वोल्टेज ट्रेसेस के फॉर्म में डिटेक्ट करता है। इस रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर ECG कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड साइज एंड पोजीशन ऑफ द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ECG कैरी आउट करने के लिए हम पेशेंट की बॉडी पर इलेक्ट्रोड्स अटैच कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स बॉडी के रिस्ट, एंकल्स और चेस्ट पर अटैच्ड होते हैं। An ECG captures the electrical activity of the heart due to the atrial and ventricular contractions as voltage traces, जो कि लेटर P to T के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ P वेव का मतलब कॉन्ट्रैक्शन यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, दैट इज द एट्रियल सिस्टोली। जिसके बाद आता है QRS वेव, जो कि कॉन्ट्रैक्शन यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, that is the ventricular systole। और फाइनल T वेव रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी रिपोलराइजेशन टू नॉर्मल स्टेट एंड एंड ऑफ द सिस्टोली। द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट, जिसका मतलब है कि अगर हमारी ECG में ज़रा भी गड़बड़ नजर आई तो इसका मतलब होता है कि कोई हार्ट प्रॉब्लम है। ज़्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम्स ड्रास्टिक ब्लड प्रेशर चेंजेस की वजह से होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये ब्लड प्रेशर है क्या। सर्कुलेशन के दौरान जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसके प्रेशर से जो ब्लड रिलीज होता है और जो प्रेशर वेन्स की वॉल्स पे पड़ता है, इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर यानी BP कहा जाता है। हमारा हार्ट ऑल्टरनेट सिस्टोली और डायस्टोली से गुजरता है और इसीलिए ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर या फिर डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर में मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के डिवाइस को हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इट मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और mm of Hg। एक हेल्दी इंडिविजुअल का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 80 mm of Hg होता है। अगर ब्लड प्रेशर 100/50 के बराबर या इससे कम आता है तो इसे हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरी ओर यदि ब्लड प्रेशर 140/90 mm of Hg या उससे ज़्यादा होता है तो उसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर हमारे ब्लड प्रेशर्स में कोई भी ड्रास्टिक चेंज आता है तो हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज और CAD अफेक्ट्स द कोरोनरी सिस्टम ऑफ द हार्ट। इस डिजीज के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्शियम, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन यानी कि प्लेग इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के लिए जो ब्लड फ्लो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। इस प्लेग के एक्यूमुलेशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज इंक्लूड्स एंजाइना, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर। एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस यानी सीवियर चेस्ट पेन ड्यू टू द रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ ब्लड टू एन एरिया ऑफ अ हार्ट मसल। दूसरी ओर हार्ट अटैक तब आता है जब ब्लड सप्लाई का टोटल ब्लॉकेज हो जाता है, causing the death of the patient. On the other hand, cardiac arrest यानी दिल की पंपिंग suddenly रुक जाना due to the failure in contraction of the heart. कार्डियक अरेस्ट के कंट्रास्ट में हार्ट फेलियर तब होता है जब वो ब्लड को उतना पंप नहीं कर पाता जितना बॉडी डिमांड करती है, जिसकी वजह से बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स का अक्यूमुलेशन हो जाता है, लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड एंकल्स एंड ऑल्सो कंजेशन ऑफ द लंग्स। Hence it is called the congestive heart failure। तो देखा आप लोगों ने, कार्डियक एक्टिविटीज वेल रेगुलेटेड होती है और इनमें कोई भी प्रॉब्लम आने से हार्ट डिजीज हो सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।